अस्सलामुअलैकुम। आज हम चैप्टर नंबर 4 के जो रिमेनिंग प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करने जा रहे हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम नंबर 4.5 से। तो देखते हैं क्या लिखा है प्रॉब्लम नंबर 4.5 में। अ गन ऑफ मास 20 kg फायर्स अ बुलेट ऑफ मास 50 ग्राम विद अ वेलोसिटी ऑफ 200 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द रिकॉइल ऑफ द गन। क्या कहा गया है यहाँ पे कि एक गन है, गन का मास कितना है 20 kg है। उसमें से क्या किया गया है, एक बुलेट को फायर किया गया है और जो बुलेट का मास है वो कितना है 50 ग्राम है। और कौन से क्या लिखा है कि कौन सी वेलोसिटी से वो बाहर निकली, वो निकली है 200 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से। ठीक है, और हमें क्या करना है, हमें वेलोसिटी ऑफ द रिकॉइल ऑफ द गन को फाइंड करना है। अब हम ये वाला प्रॉब्लम जो है देख लेते हैं, समझ लेते हैं, उसका डेटा बना लेते हैं कि क्या है। देखें समझे कि ये जो है हमारे पास, ये है हमारे पास एक गन, ये रही एक गन। ठीक है, थोड़ी सी ख़राब गन है। इसको हमने क्या किया कि इसका जो मास है गन का वो हमें जो गिवन है वो है 20 kg। अब वो कह रहे हैं कि हमने जो है इसमें से जो है बुलेट फायर की है, बुलेट निकली है। तो अब जाहिर सी बात है बुलेट निकल के कहाँ गई है, वो बाहर गई है। तो जिस वेलोसिटी से जो बुलेट है वो बाहर गई है वो उन्होंने हमें बता दी है, वो है 200 मीटर पर सेकेंड। अभी देखिए हमें इसका बनाना है डेटा। यहाँ पे हमारे पास दो मासेस गिवन है, एक तो है हमारे पास गन का मास और एक हमारे पास है बुलेट का मास। साथ में अब हम जो है इसका डेटा बनाते चलते हैं साथ साथ। ठीक है, तो हमें जो है यहाँ पे क्योंकि दो मासेस है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको हम लिख के बता देंगे कि मतलब हम कौन से वाले मास की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डेटा की मैंने हेडिंग डाल दी है, 4.5 हम कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या लिखूँगी मैं, मास ऑफ द बुलेट या गन, जो हम पहले लें। अगर मैं गन को पहले ले रही हूँ, मास ऑफ द गन, तो उसे मैं कह देती हूँ m1। ठीक है, और m1 हमारे पास कितना गिवन है, m1 हमारे पास है 20 kg। उसके बाद हमें जो है मास गिवन है बुलेट का, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ मास ऑफ द बुलेट। ठीक है, बुलेट है, बुलेट को मैं कह देती हूँ m2 और उसका जो मास है वो हमारे पास है 50 ग्राम। अब देखें आप यहाँ पे देख सकते हैं ये 50 ग्राम है, हमें क्या करना पड़ेगा, इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा केजी में, क्योंकि हमारा जो मास का जो ऐसा यूनिट होता है वो क्या होता है, वो होता है केजी। और जबकि ये किस में गिवन है, ये हमारे पास है ग्राम में गिवन है। तो हम क्या करेंगे, छोटे से बड़े माने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, छोटे से बड़े माने के लिए हम डिवाइड करते हैं। तो जब मैं 50 को 1000 से डिवाइड करवाऊँगी तो आंसर आएगा 0.05 kg। तो हमने क्या किया, इस बुलेट को जो है, बुलेट के मास को केजी में कन्वर्ट कर दिया। अब देखें आप समझें, ये जो है मेरे हाथ में ये है ये गन है, सही। यहाँ से क्या हुआ, अब ये गन है कहाँ है, अभी मेरे हाथ में है, गन रुकी हुई है। ठीक है, और बुलेट कहाँ है, बुलेट जो है गन के अंदर है, मतलब वो भी रुकी हुई है। गन मेरे हाथ में है, गन भी रुकी हुई है, बुलेट गन के अंदर है, बुलेट भी रुकी हुई है। इसका मतलब ये होगा कि गन की और जो बुलेट है दोनों की इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि वो दोनों रुके हुए हैं। गन मेरे हाथ में, अभी फायर नहीं किया। ठीक है, ये बिफोर द फायरिंग वाली बात है। गन मेरे हाथ में है, रुकी हुई है, इसके अंदर बुलेट है, बुलेट भी रुकी हुई है। तो इसका मतलब क्या हो गया है कि जो इनिशियल वेलोसिटी है गन की और बुलेट की, वो क्या हो जाएगी, दोनों की हो जाएगी 0। तो ये वाली बात हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी ऑफ गन। अब यहाँ जो मैंने 1 लिखा है ना, मतलब जहाँ गन आएगा मैं वहाँ 1 लिखूँगी, जहाँ बुलेट आएगा वहाँ मैं 2 लिखूँगी, सही। तो यहाँ गन की बात इनिशियल वेलोसिटी है, तो उसे मैं कह देती हूँ u1, और वो मैंने बता दिया आपको कितनी है, 0। अब हम क्या करेंगे, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट हम देखेंगे कितनी है। तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट उसको हम कह देते हैं u2, और वो भी हमारे पास क्या है, 0। उसके बाद उन्होंने हमें कहा था कि दोबारा से पढ़ती हूँ मैं, कि अ गन ऑफ मास 20 kg फायर अ बुलेट ऑफ मास 50 ग्राम विद अ वेलोसिटी ऑफ 200 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए ये मेरे पास अगर गन है, जब मैं फायर करूँगी इसमें से, ठीक है, तो बुलेट क्या होगी, बुलेट बाहर निकलेगी ना। तो जो वेलोसिटी हमें गिवन है वो किसकी गिवन है, वो बुलेट की गिवन है, क्योंकि बुलेट जो है इसमें से बाहर निकली है। तो यहाँ पर इसका मतलब ये होगा कि इनिशियल तो बुलेट की 0 है। तो अब जो हमारे पास वेलोसिटी है वो कौन सी है, वो फाइनल वेलोसिटी है, किसकी, बुलेट की। तो मैं यहाँ पे लिख दूँगी फाइनल वेलोसिटी
ऑफ बुलेट, ठीक है। बुलेट की फाइनल वेलोसिटी है उसे हम कह देंगे, अच्छा इनिशियल को मैंने u से डिनोट किया है, फाइनल को मैं कर रही हूँ v से, क्योंकि बुलेट की बात हो रही है तो बुलेट के साथ हमने 2 लगाया था, तो यहाँ पे भी मैं लगा दूँगी 2। और इसका जो वेलोसिटी है वो है 200 मीटर पर सेकेंड। वो हमसे अब क्या कह रहे हैं, रिक्वायर्ड में क्या आएगा, उन्होंने हमें कहा है कि आपको क्या करना है, कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द रिकॉइल ऑफ द गन। आपको क्या करना है कि जब हमने गन को से जब फायर किया होगा तो आपने देखा होगा कि बुलेट क्या होती है, बुलेट आगे की तरफ जाती है। जब हम बुलेट आगे की तरफ जाती है तो बदले में क्या होता है कि जो शख्स फायर कर रहा होता है वो पीछे की तरफ जो है उसको झटका लगता है, वो पीछे की तरफ जाता है। तो अब वो जो बुलेट जो गन उसके हाथ में है वो किस वेलोसिटी के साथ वो पीछे आएगा शख्स, हमें जो है वो वेलोसिटी फाइंड करनी है। मतलब हमें क्या करनी है, हमें फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है गन की, ठीक है। तो ये हो जाएगा फाइनल वेलोसिटी ऑफ गन, जिसे मैं कह देती हूँ v, और गन की बात आ गई तो यहाँ पे आ जाएगा 1। तो ये हो जाएगा v1 इक्वल क्वेश्चन मार्क, ये हमें फाइंड करना है। अब हम कर लेते हैं सॉल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि हमने जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ा है कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है कि बिफोर द कोलिजन आफ्टर द कोलिजन मोमेंटम क्या होता है, कांस्टेंट रहता है, चेंज नहीं होता, मतलब सेम रहता है। तो इसका मतलब ये होगा कि बिफोर द फायरिंग जो उसका मोमेंटम होगा इस पूरे सिस्टम का, क्योंकि यहाँ सिस्टम में हमारे पास क्या क्या है, एक गन है एक बुलेट है, तो बिफोर द फायरिंग जो मोमेंटम होगा आफ्टर द फायरिंग भी वही मोमेंटम रहेगा। तो क्या लिखूँगी मैं इसमें, यहाँ पे मैं एक लाइन लिखूँगी, वो क्या है, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या है, m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल है m1 v1 प्लस m2 v2। सही, हमने क्या किया, यहाँ पे हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का जो है फॉर्मूला अप्लाई कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, जस्ट हम उनकी जो वैल्यूज़ है हम उनको पुट कर देंगे। तो m1 हमारे पास क्या है, m1 हमारे पास है जहाँ पे 20 kg, तो m1 की जगह पे क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। u1 क्या है हमारे पास 0 है, प्लस m2 हमारे पास है 0.05, तो मैं लिख दूँगी 0.05। u2 हमारे पास आ गया 0, फिर इक्वल m1 हमारे पास क्या है 20 है, v1 हमें फाइंड करना था, प्लस m2 हमारे पास है 0.05 और v2 हमारे पास क्या है 200। अब हम क्या करेंगे, बस हम जो है सिंप्लीफिकेशन करेंगे। 0 से जो है 20 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 0 को जब मैं किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करूँगी तो आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा। ये भी जब 0 से मल्टीप्लाई होगा आंसर 0 ही आएगा। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 20v1 प्लस, और 0.05 को जब मैं 200 से मल्टीप्लाई करूँगी तो आंसर आता है 10, ठीक है। अब क्या होगा, हमें v1 फाइंड करना है ना, तो यहाँ पे प्लस का 10 है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, वहाँ जाके माइनस का 10 हो जाएगा। तो इसको मैं यहाँ ले आऊँगी तो ये हो जाएगा माइनस का 10 इक्वल ये हो जाएगा 20v1। क्योंकि हमें v1 फाइंड करना है, 20 उसके साथ मल्टीप्लाई का है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड का हो जाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस का 10 डिवाइडेड बाय 20 इक्वल आ जाएगा v1। तो क्या करूँगी, मैंने सिर्फ आगे पीछे किया, मतलब अरेंज करके लिखा है। अब मैं क्या करने जा रही हूँ, 10 को मैं डिवाइड करवा दूँगी 20 से, तो आंसर मेरे पास आ जाएगा 0.5, ठीक है। क्योंकि यहाँ माइनस का साइन था तो मैं यहाँ पे लिखूँगी माइनस का 0.5 मीटर पर सेकेंड। और ये हमारे पास क्या आ गई है, हमारे पास ये गन की फाइनल वेलोसिटी आ गई है, या रिकॉइल ऑफ द गन की जो वेलोसिटी है वो हमारे पास आ चुकी है। अब यहाँ पर जो माइनस का साइन आया है वो क्यों आया है, यहाँ पर माइनस का साइन हमें ये बता रहा है कि देखें, अब हमारे ये जो है गन है, जब हम इसे फायर करेंगे ना तो क्या होगा, बुलेट जो है आगे की तरफ निकलती है। और आपने एक बात जो है नोट की होगी कि जो भी जिसके हाथ में ये गन होती है, जो ये फायर कर रहा होता है, तो जब जैसे ही बुलेट आगे की तरफ निकलती है वैसे उसे पीछे की तरफ एक झटका सा लगता है, और वो जो शख्स है वो गन के समेत जो है पीछे की तरफ हो जाता है, ठीक है। बुलेट गई आगे और वो शख्स कहाँ गया, थोड़ा सा पीछे की तरफ जाता है, उसका जो हाथ है वो पीछे की तरफ जाता है। तो दोनों की डायरेक्शन क्या हो गई, चेंज हो गई है, अपोजिट हो गई है। तो ये जो नेगेटिव साइन है यहाँ पे वो यही शो कर रहा है, यही इंडिकेट कर रहा है कि जो वेलोसिटी ऑफ द गन है वो कहाँ होगी, वो पीछे की तरफ होगी,
सही, तो हमने ये कर लिया है प्रॉब्लम नंबर 4.5, और जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये पेपर में भी हमारे आता है, तो आपको इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। अब हम चलते हैं प्रॉब्लम नंबर 4.6 की तरफ। तो यहाँ पे मैं हेडिंग जो है डाल लेती हूँ। ये हमारे पास क्या है, प्रॉब्लम 4.6। अब हम देख लेते हैं कि प्रॉब्लम नंबर 4.6 में हमारे पास क्या गिवन है। तो प्रॉब्लम नंबर 4.6 में हमारे पास क्या है वो देख लेते हैं। वो ये कह रहे हैं कि एन एम्प्टी ट्रक, एम्प्टी का मतलब होता है खाली, एन एम्प्टी ट्रक वेट 4000 न्यूटन, के खाली ट्रक है, उसका वेट कितना है, उसका वेट है 4000 न्यूटन। सही, आगे लिखा है इट्स इंजन कैन प्रोड्यूस अ मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब उसका जो इंजन है ना ट्रक का, वो क्या कर रहा है, वो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रहा है, कितना, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर कहते हैं इफ़ द ट्रक इज़ लोडेड विद 2000 न्यूटन, के अगर हम ट्रक को क्या कर दें, लोड कर दें, कितना लोड कर दें, 2000 न्यूटन जो है उसके अंदर हम वेट मज़ीद डाल दें, तो अब कह रहे हैं फाइंड द मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ द इंजन कैन प्रोड्यूस। अब आपको बताना है कि जो इंजन है वो कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा। यहाँ पे बात हुई है एक ट्रक है, खाली ट्रक है, ठीक है, खाली ट्रक का कुछ ना कुछ वेट तो होगा, तो उसका वेट कितना है, उसका वेट है 4000 न्यूटन। अब वो जो खाली ट्रक है, जो एम्प्टी ट्रक है, उसका जो एक्सेलरेशन उसने प्रोड्यूस किया है वो हमारे पास है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वो कह रहे हैं कि अगर हम क्या करें, उसके अंदर 2000 न्यूटन का जो है वेट डाल दें उसके अंदर, तो अब वो जो ट्रक है वो कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा। हम बना लेते हैं प्रॉब्लम नंबर 4.6 का डेटा, ठीक है, जो जो गिवन है वो हम यहाँ पे लिखते जाएंगे। तो यहाँ मैं हेडिंग डाल देती हूँ डेटा की। तो हमारे पास जो यहाँ पे गिवन है वो क्या है, दो मासेस गिवन है ना, एक तो हमारे पास है एम्प्टी ट्रक का मास, के मतलब खाली ट्रक का कितना मास है, और दूसरा हमारे पास है लोडेड ट्रक, मतलब लोडेड का मतलब है कि जो हमने उसके अंदर उसको भरा होगा, उसके अंदर जो सामान डाला होगा। तो यहाँ मैं डेटा बनाने जा रही हूँ। पहले मैं लिखूँगी वेट ऑफ दी एन एम्प्टी ट्रक, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख रही हूँ वेट ऑफ एन एम्प्टी ट्रक। हम यहाँ पे जो है एम्प्टी ट्रक का वेट लिख रहे हैं, जो कि उसे मैं कह देती हूँ W1 है, ठीक है। तो उन्होंने कहा कितना है, वो है हमारे पास 4000 न्यूटन। फिर उन्होंने कहा कि अगर हम क्या कर दें कि उसके अंदर 2000 न्यूटन का कुछ जो है सामान वगैरह रख दें, कोई वेट रख दें 2000 न्यूटन का, तो क्या होगा उसमें, मतलब लोड हो गया। तो अब उसके लिए मैं क्या लिखूँगी यहाँ पे, उसके लिए मैं लिखने जा रही हूँ वेट ऑफ लोडेड ट्रक। एक हमारे पास था एम्प्टी ट्रक, अब हमारे पास आ गया है लोडेड ट्रक, मतलब जिसके अंदर हमने उसको लोड किया है। ये हो जाएगा हमारे पास क्या चीज़, W2। तो कितना हो जाएगा, देखिए अभी हमारे पास था खाली ट्रक था, वो 4000 था, अब हमने 2000 मजीद उसके अंदर जो है न्यूटन डाला है, वेट डाला है। तो इसका मतलब होगा कि अब जो लोडेड ट्रक है ना, वो क्या होगा, वो होगा एम्प्टी ट्रक प्लस जो हमने सामान उसके अंदर डाला है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6000 न्यूटन। ये खाली ट्रक का वेट है और ये भरे हुए ट्रक का वेट है। उन्होंने हमें क्या कहा था, उन्होंने हमें जो है एक्सेलरेशन गिवन किया था खाली ट्रक का। तो यहाँ पे हम ये वाली बात भी लिख लेते हैं कि एक्सेलरेशन ऑफ एम्प्टी ट्रक। तो मैं क्या लिखूँगी यहाँ पे, एक्सेलरेशन ऑफ एन एम्प्टी ट्रक, क्योंकि हमने एम्प्टी ट्रक की बात जो है 1 की है। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगी, A1। हमें गिवन है A1 कितना है, हमारे पास है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उन्होंने हमें कहा है कि आपको जो है एक्सेलरेशन फाइंड करना है लोडेड ट्रक का। तो इसको मैं लिख दूँगी रिक्वायर्ड में। तो रिक्वायर्ड हमारे पास क्या है, रिक्वायर्ड हमारे पास है एक्सेलरेशन ऑफ लोडेड ट्रक, जिसे हम कह देते हैं A2, जो है हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो अब हम क्या करेंगे,
हम एक काम कर लेते हैं पहले, ठीक है। वो काम क्या है? वो काम ये है कि हमें जो है एक खाली ट्रक का वेट गिवन है, हमें जो है भरे हुए ट्रक का वेट गिवन है, और जो खाली मतलब एम्प्टी ट्रक है उसका हमें एक्सेलरेशन गिवन है। हमें भरे हुए ट्रक का जो है यहाँ पे एक्सेलरेशन फाइंड करना है। तो इसके लिए मैं क्या कर लूँगी, उसके लिए मैं जो है एक फार्मूला अप्लाई कर लूँगी, जो कि कौन सा, देखें यहाँ पे हमारे पास W गिवन है। W क्या है? एक फ़ोर्स होती है, वेट एक फ़ोर्स है, एक्सेलरेशन गिवन है, और हमें क्या करना है, अगर मैं जो है न्यूटन का थर्ड लॉ वाला फार्मूला अप्लाई करूँ तो उसके अंदर जो है हमारे पास होता है फोर्स इक्वल ma। फोर्स की जगह तो वेट आ जाएगा, क्योंकि वेट और फोर्स दोनों एक ही चीज़ है, फोर्स भी वेट होती है, ए भी हो गया एक्सेलरेशन। लेकिन हमारे पास क्या नहीं है, यहाँ पे हमारे पास मास नहीं है। तो हम क्या करेंगे, पहले बारी बारी मासेस फाइंड कर लेंगे। तो पहले मैं क्या कर लूँगी, पहले एम्प्टी ट्रक का मास फाइंड कर लूँगी। तो हेडिंग डालूँगी 4 मास ऑफ एन एम्प्टी ट्रक। यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ कि मैं मास फाइंड कर रही हूँ एम्प्टी ट्रक का, जिसे हम कह देते हैं m1, ठीक है। खाली ट्रक जो है उसको हमने 1 कहा है, तो इस वजह से मैंने इसे भी क्या कह दिया, इसे मैंने कह दिया है m1। तो m1 कौन से वाले फार्मूला से होगा? वेट वाले फार्मूला से हम कर सकते हैं इसीलिए। क्यों? क्योंकि हमें पता है वेट इक्वल होता है mg के, ठीक है। अगर मैं वेट 1 की बात करूँ तो वो हो जाएगा m1g। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेट W1 हमें गिवन है जो कि है 4000, तो W की जगह आ जाएगा 4000, m1 की जगह जो है हमें m1 फाइंड करना है। g हमें पता है 10 होता है, m1 की से जो 10 है मल्टीप्लाई में है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा कि 4000 डिवाइडेड बाय 10 इक्वल हो जाएगा m1। तो इस 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो m1 हमारे पास कितना आ जाएगा, m1 हमारे पास आ जाएगा 400 kg। तो जो खाली ट्रक है उसका जो मास है वो कितना हो गया, वो हो गया 400 kg। अब यही काम जो है हमें उस लोडेड ट्रक के लिए करना है, मतलब जो भरा हुआ ट्रक था, अब हमें उसके लिए भी यही वाला काम करना है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, यहाँ पे मैं हेडिंग डाल दूँगी 4 मास ऑफ लोडेड ट्रक, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, लोडेड ट्रक का हमें मास फाइंड करना है, उसे मैं कह देती हूँ m2। तो इसका फॉर्मूला भी हम क्या करेंगे, वही वेट वाले फार्मूले से जो है हम यहाँ पे इसका वेट फाइंड कर मास फाइंड कर लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, W2 इक्वल m2g। W2 हमारे पास कितना है, 6000 गिवन था, m2 हमें फाइंड करना है, g हमें पता है 10 है। 10 यहाँ मल्टीप्लाई में है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास 6000 डिवाइडेड बाय 10 इक्वल है m2 के, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, सही। तो हमारे पास क्या होगा यहाँ पे कि m2 जो है वो इक्वल आ जाएगा 600 kg। तो हमने क्या किया, वेट का फॉर्मूला यूज़ करते हुए हमने मासेस को जो है फाइंड आउट कर लिया है। एक तो हमारे पास है एम्प्टी ट्रक का मास, और एक हमारे पास आ गया लोडेड ट्रक का, मतलब जो लोड था। अब हमें क्या करना है, क्योंकि हमें यहाँ से एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे थर्ड लॉ ऑफ मोशन जो था, टू एवरी रिएक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो हम क्या करेंगे कि दोनों की जब दोनों के रिएक्शन इक्वल हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि जो एम्प्टी ट्रक की फ़ोर्स है और जो लोडेड ट्रक की फ़ोर्स है वो दोनों क्या होंगी, वो दोनों इक्वल होंगी, ठीक है। क्योंकि अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम दोनों की जो फोर्सेस हैं वो क्या हैं, वो इक्वल हैं। तो यहाँ पे मैं एक लाइन लिखूँगी, वो क्या है, वो ये है कि अकॉर्डिंग टू दी न्यूटन प्लैंक, अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, तो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो फोर्स है, मतलब फोर्स 1 है वो इक्वल हो जाएगी फोर्स 2 के। मतलब कि फोर्स 1 हमारे पास है वो जो खाली ट्रक था उसकी फ़ोर्स, और जो लोडेड ट्रक है वो है F2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमें पता है कि F1 इक्वल हो जाएगा m1a1 के, और F2 इक्वल हो जाएगा m2a2 के इक्वल।
तो m1 हमने जो है अभी फाइंड कर लिया था। m1 की हमारे पास जो वैल्यू आई थी वो आई थी आई थिंक 400, ठीक है, और m2 आया है हमारे पास 600। तो m1 की जगह हम लिख देंगे 400, a1 हमारे पास है 1, और जो है m2 हमारे पास आया है 600, और a2 की वैल्यू जो है हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है। 400 को 1 से मल्टीप्लाई करूँगी तो 400 ही आएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 600 a2। अब क्या करूँगी, a2 उसके साथ जो है मल्टीप्लाई हो रहा 600 a2 के साथ जो है मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 400 डिवाइडेड बाय 600 इक्वल होगा a2 के। तो हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। तो a2 हमारे पास क्या आ जाएगा, 400 डिवाइडेड बाय 600 इक्वल हमारे पास है 0.666, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया है, a2 आ गया है 0.66 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या आ गया है, ये हमारे पास जो लोडेड ट्रक है उसका हमारे पास एक्सेलरेशन आ चुका है। चलें अब हम चलते हैं अगले प्रॉब्लम की तरफ, जो कि हमारा है प्रॉब्लम नंबर 4.7। देखिए बुक में भी यही आंसर आ रहा है 0.66 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, अब हम आ जाते हैं प्रॉब्लम नंबर 4.7 की तरफ। तो 4.7 में क्या लिखा है, 2 bodies A and B are attached to the end of a string which passes over a pulley। कि 2 बॉडीज़ हैं, एक का नाम A है, एक का नाम B है, और उसे क्या किया गया है, उसे अटैच किया गया है, किसे एक स्ट्रिंग के ज़रिए उसे जो है अटैच किया गया है। वो कहाँ से गुजर रहा है, वो पुली से गुजर रहा है, मतलब जो स्ट्रिंग है वो पुली से गुजर रहा है। सो दैट दे हैंग वर्टिकली। तो क्या है कि जो दोनों ऑब्जेक्ट हैं वो वर्टिकली हैंग हैं। और ये वाली बात जो है, ये कंडीशन हमने केस नंबर 1 में पढ़ी थी कि जब 2 मासेस होते हैं और जो है पुली से पास हो रहे होते हैं, तो दोनों अगर क्या हो, वर्टिकली हैंग हो, तो वो होता है केस नंबर 1। तो यहाँ पे ये वाली बात हमें समझ में आ गई है कि यहाँ पे केस नंबर 1 की बात हो रही है। उसके बाद क्या है, इफ़ द मास ऑफ द बॉडी बी इज़ 4 kg, जबकि जो बॉडी बी है उसका मास हमें इन्होंने गिवन कर दिया है वो है 4 kg। आगे लिखा है फाइंड मास ऑफ द बॉडी ए विच मूव्स अप विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमें क्या करना है, हमें बॉडी ए का मास फाइंड करना है, जो कि कहाँ जा रही है, ऊपर की तरफ जा रही है। हमें बॉडी ए का मास फाइंड करना है जो कि ऊपर की तरफ जा रही है, और किस एक्सेलरेशन के साथ जा रही है, वो जा रही है 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन के साथ ऊपर जा रही है। तो जब हमने ये वाला केस समझा था, केस नंबर 1, तो मैंने आपको उस वक्त भी बताया होगा, और वो वाली बात जो है मैं यहाँ दोबारा से रिपीट कर देती हूँ कि हम जो है m1 उसे लेते हैं जिसका मास ज़्यादा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने हमें बताया है कि जो हमारे पास ऑब्जेक्ट B है, मतलब जो बॉडी B है, वो कहाँ जा रही है, वो नीचे की तरफ जा रही है, और जो बॉडी B A है वो नीचे की ऊपर की तरफ आ रही है। अब जो ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जाएगा, इसका मतलब वो लाइट है, उसका वेट कम है, और जो ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आएगा उसका वेट क्या होगा, ज़्यादा होगा। और उन्होंने कहा है कि जो बॉडी A है उसका वेट, वो मतलब जो बॉडी है वो कहाँ जा रही है, वो ऊपर की तरफ जा रही है। तो इसका मतलब है कि उसका वेट क्या होगा, उसका वेट कम होगा। तो हम आ जाते हैं यहाँ पे, ये हमारे पास हो गया प्रॉब्लम नंबर 4.7, और हम बना लेते हैं इसका डेटा। तो इसका डेटा बना लेते हैं। हमारे पास क्या गिवन है, हमारे पास मास गिवन है किसका, 2 बॉडीज है ना, तो यहाँ पे हम लिख देंगे मास ऑफ बॉडी बी। इसको मैं कह रही हूँ m1। m1 मैंने क्यों कहा है, क्योंकि m1 हम हमेशा उसको लेते हैं जिसका मास ज़्यादा होता है, और हमें पता है कि जो बॉडी बी है उसका मास ज़्यादा है, मतलब कितना है, 4 kg। हमें ए और बी को नहीं देखना। केस सॉल्व करते हुए हमने जो है बॉडी ए को m1 किया था, बॉडी बी का जो मास था उसे m2 किया था, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम ए बी सी डी इसको नहीं देखेंगे, बस हम m1 उसे रखेंगे जिसका मास ज़्यादा होगा। और ये बात हमें कैसे पता चली कि इसका मास ज़्यादा है, क्योंकि उन्होंने आगे कह दिया है कि आपको जो है मास ए का जो है मास फाइंड करना है, जबकि वो जो बॉडी ए है वो कहाँ जा रही है, वो ऊपर की तरफ जा रही है। अब क्योंकि वो ऊपर की तरफ जा रही है तो इसका मतलब क्या होगा कि उसका मास कम होगा। तो इस वजह से हमने जो है m1 जो है b को कहा है, और a को मैं क्या कहूँगी, m2। सही। इसके बाद हमारे पास क्या गिवन है, इसके बाद हमारे पास जो गिवन है वो है एक्सेलरेशन गिवन है। मतलब यहाँ पे a हमें गिवन है, a हमारे पास कितना था, उन्होंने गिवन कर दिया है 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
और साथ में जी उन्होंने कह दिया है आपको लेना है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे ए क्या है, ए हमारे पास है, ए हमारे पास है एक्सेलरेशन, और जी हमारे पास क्या है, जी हमारे पास है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। अब क्या है, हमारे पास m1 गिवन है, हमारे पास a भी गिवन है, g भी गिवन है। हमें क्या करना है, जो बॉडी b है उसका हम जो बॉडी a है हमें क्या करना है, उसका मास फाइंड करना है। तो यहाँ पे मैं हेडिंग रिक्वायर्ड के डालने के बाद मैं लिख दूँगी मास ऑफ बॉडी a, जो कि क्या है m2, क्योंकि वो लाइट है, कम है ना उसका वेट, क्योंकि वो ऊपर जा रही है। तो हमें क्या करना है, इसका वेट फाइंड करना है, सॉरी इसका मास फाइंड करना है। तो यहाँ पे क्योंकि हम बात कर चुके हैं, ये केस नंबर 1 है। तो केस नंबर 1 क्या था कि जब दोनों ऑब्जेक्ट जो है वर्टिकली हैंग हो। तो केस नंबर 1 में जो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला था वो मैं यहाँ पे लिखने जा रही हूँ, जो कि क्या था, वी नो दैट ए इक्वल है m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इंटू जी। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, केस 1 का फॉर्मूला था एक्सेलरेशन का। अब क्या करूँगी, मैं यहाँ से जो है यहाँ पे वैल्यू पुट कर दूँगी और मुझे यहाँ से m2 को फाइंड आउट करना है। तो a हमारे पास आ जाएगा 0.5, m1 हमारा है 4, m2 हमें नहीं पता, वो हमें ओहो m2 आएगा, यहाँ मैंने क्या लिख दिया, ये हमारे पास है m2। ठीक है, फिर ये है डिवाइडेड बाय m1 हमारे पास है 4 प्लस, और m2 की जगह m2 ही आ जाएगा, और g की जगह हमें लिखना है 10। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे कि जो 4 प्लस m2 के साथ डिवाइड में वहाँ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 0.5 के 4 प्लस m2 यहाँ मल्टीप्लाई में था, वहाँ यहाँ डिवाइड में था, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4 माइनस m2, और इसके साथ जो है 10 मल्टीप्लाई हो रहा था। अब ये जो 0.5 है इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ जो ये 10 है इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। हम इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जब मैं 0.5 को 4 से मल्टीप्लाई करूँगी तो आंसर मेरे पास आया है 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसको मैं लिख देती हूँ, क्या लिख दूँगी इसे, यहाँ पे लिख दूँगी मैं 2 प्लस ये क्या है 0.5 m2 है ना, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 0.5 m2 इक्वल, आगे क्या है, ये 10 को 4 से मल्टीप्लाई करवाऊँगी तो 40 आ जाएगा, और फिर हो जाएगा 40 माइनस 10 m2, तो ये हो जाएगा 40 माइनस 10 m2। अब क्योंकि हमें यहाँ पे मास फाइंड करना है, m2 फाइंड करना है, तो m2 की जो वैल्यूज़ है उसको एक जगह कर दूँगी, और जो कॉन्स्टेंट टर्म है उसे मैं एक जगह कर दूँगी। तो यहाँ पे आ जाएगा, ये 0.5 m2 था, ये माइनस का 10, यहाँ पे आके हो जाएगा प्लस का 10 m2, और ये 40 ऐसे ही रहा, ये प्लस का 2 यहाँ पे आके हो जाएगा माइनस का 2। तो क्या करूँगी, जब मैं 10 में 0.5 को प्लस करूँगी तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा 10.5 m2, और 40 में से 2 को माइनस करूँगी तो आंसर हमारे पास आएगा 38। ठीक है, m2 हमें फाइंड करना है, 10.5 यहाँ मल्टीप्लाई में है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो m2 इक्वल हो जाएगा 38 डिवाइडेड बाय 10.5। तो मैं क्या करूँगी, इसे 38 को डिवाइड कर दूँगी 10.5 से, तो आंसर मेरे पास आया है 3.61। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देंगे m2 इक्वल हो जाएगा 3.61 kg, क्योंकि हमारे पास मास m2 जो है बॉडी A का था, जो कि कहाँ जा रही थी, नीचे की तरफ जा रही थी। और आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारा बॉडी A का जो मास आया है वो क्या आया है, वो कम आया है, क्योंकि जो बॉडी B थी वो ऊपर की नीचे कहाँ जा रही थी, उसका मास ज़्यादा था, वो नीचे की तरफ आ रही थी, तो उसका मास 4 kg था। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो m2 था वो 4 से कम आना चाहिए, और आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका मास जो है 4 से कम आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जो बॉडी A है वो कहाँ जा रही है, वो ऊपर की तरफ जा रही थी। तो हमने जो है यहाँ पे अपना प्रॉब्लम नंबर 4.7 को भी जो है सॉल्व कर लिया। अब हम आ जाते हैं प्रॉब्लम नंबर 4.8 पे, जो कि हमारे इस चैप्टर का लास्ट प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम नंबर 4.8 हम यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं डेटा की, डेटा बना लेते हैं क्या क्या गिवन है।
यहाँ पे हमारे पास क्या क्या गिवन है, उसमें यहाँ लिखा है कि आ रेक्टेंगुलर मेटल ब्लॉक ऑफ मास 4 kg रेस्ट ऑन द टॉप ऑफ अ मेटल सरफेस, कि एक रेक्टेंगुलर मेटल ब्लॉक है, उसका मास कितना है 4 kg है, वो रखा हुआ है कहाँ पे, मेटल सरफेस पे वो रखा हुआ है। द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द बॉक्स एंड द मेटल सरफेस है 0.2, जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो कितना है, वो है 0.2, और वो कह रहे हैं व्हाट फोर्स पैरेलल टू द सरफेस इज नीडेड टू मूव द ब्लॉक, कि कितनी फोर्स हमें लगानी पड़ेगी उस ब्लॉक को मूव करवाने के लिए। यहाँ पे क्या कहा गया है वो देख लेते हैं। वो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि हमारे पास एक मेटल सरफेस है, ठीक है, ये रहा एक मेटल सरफेस, उसके ऊपर हमने जो है एक ब्लॉक रखा हुआ है, जो ब्लॉक रखा है वो है 4 kg का, और अभी ये ब्लॉक जो है रुका हुआ है। अब क्योंकि ये मेटल सरफेस है और ये ब्लॉक है, तो इन दोनों के दरमियान फ्रिक्शन होगी, दोनों रेस्ट में है, तो अभी इनके अंदर क्या है, फ्रिक्शन तो होगी इसके अंदर। तो अब यहाँ पे जो फ्रिक्शन प्रोड्यूस हुई है, यहाँ जो फ्रिक्शन है, तो उस फ्रिक्शन की वजह से जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो उन्होंने हमें गिवन कर दिया है, इस ऑब्जेक्ट का मास गिवन कर दिया है। वो ये कह रहे हैं कि हमें इसके ऊपर कितनी फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी कि ये ऑब्जेक्ट जो है मूव करने लग जाए, तो हमें जो है वो फोर्स फाइंड करनी है। तो हम यहाँ पे बना लेते हैं डेटा। तो हमें क्या क्या गिवन है, यहाँ पे हमें मास गिवन है, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख दूँगी मास हमें m गिवन है, कितना गिवन है वो है 4 kg, और जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है ना उसे हम म्यू से डिनोट करते हैं। म्यू जो है कोफिशिएंट फ्रिक्शन का सिंबल है, जो है हमारे पास 0.2, और म्यू का जो है कोई यूनिट नहीं होता, क्योंकि ये एक फ्रैक्शनल वैल्यू है, तो जो भी कोई फ्रैक्शनल वैल्यू होती है तो उसका कोई यूनिट नहीं होता, तो इस वजह से हमारे पास जो म्यू है इसका भी कोई यूनिट नहीं है, ठीक है। यहाँ देखिए मैंने कोई यूनिट नहीं लगाया, तो इसका कोई यूनिट नहीं होता। m गिवन है, म्यू गिवन है। अब और उन्होंने कहा है कि हमें इसके ऊपर कितनी फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी। तो रिक्वायर्ड हमारे पास क्या है, रिक्वायर्ड हमारे पास है फोर्स, हमें जो है फोर्स फाइंड करनी है। तो यहाँ मैं लिख दूँगी फोर्स हमें फाइंड करनी है। अब हम आ जाते हैं इसके सॉल्यूशन पे। तो हमने जो है लिमिटिंग फ्रिक्शन के टॉपिक में फॉर्मूला पढ़ा था, वो क्या था लिमिटिंग फ्रिक्शन का, वी नो दैट हमें फोर्स फाइंड करनी है, तो वो क्या था, F इक्वल था म्यू आर के, ठीक है, ऐसा ही था। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे F इक्वल है म्यू आर। यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है, हमें फोर्स फाइंड करनी है, और म्यू हमारे पास हमें गिवन है, लेकिन हमारे पास आर नहीं गिवन, और आर क्या है, यहाँ पे रिएक्शन है, जो बदले में ये जो सरफेस पे जो भी कोई फोर्स वेट अपना अप्लाई कर रहा है, इसका जो वेट है वो जो सरफेस पे लग रहा है, तो बदले में सरफेस क्या करेगी, उतना ही रिएक्शन अपर डायरेक्शन में प्रोड्यूस करेगी, ठीक है। तो जो वेट होता है वो इक्वल होता है रिएक्शन के। तो ये वाली बात हम यहाँ पे भी लिख लेंगे कि भाई हमें पता है कि जो वेट है वो बराबर होता है रिएक्शन के, सही। तो मैं यहाँ पे क्या कर दूँगी, यहाँ पे मैं करूँगी F इक्वल है म्यू, आर की जगह पे आ जाएगा वेट, और हमें पता है वेट किसके इक्वल होता है, वेट इक्वल है mg के, ठीक है। हम वेट की जगह mg लिख सकते हैं ना, इंटू मास हमारे पास है 4, जी हमें पता है बहुत है हमारे पास 10। तो अब मैं क्या करूँगी, इन सबको जब मैं मल्टीप्लाई करवाऊँगी, 0.2 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 10 इक्वल आ जाएगा 8। तो हमारे पास फोर्स कितनी आ गई है, फोर्स हमारे पास आ गई है 8 न्यूटन, और ये हमारे पास आ गया है हमारे लास्ट प्रॉब्लम का आंसर। तो इसमें हमने क्या किया था, इसमें हमने फ्रैक्शनल फोर्स जो है वो फाइंड कर ली है। यहाँ जो रिएक्शन था आर था, उसकी जगह हमने वेट रख दिया, और वेट हमें पता है होता है mg के इक्वल, मास हमें गिवन था और जी हमें पता है, तो हमने उसकी जगह 10 रख दिया, उन सबको मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास क्या आ गया है, हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 4.8 का भी आंसर आ गया है। अगर इसमें आपको कोई भी कन्फ्यूजन या प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।